तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। साल था 1994। वॉल स्ट्रीट का एक बहुत ही कामयाब युवा एग्जीक्यूटिव वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसे उसके दोस्त, उसके बॉस सब उसे पागलपन कहते हैं। अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ, मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी, न्यूयॉर्क की चकाचौंध को पीछे छोड़ा और एक पुरानी शेवरोले ब्लेजर में पूरे अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़ा। और गाड़ी उसकी पत्नी चला रही थी। बिल्कुल, पत्नी मैकेंजी गाड़ी चला रही है और वो बगल की सीट पर बैठ के लैपटॉप पर एक बिजनेस प्लान टाइप कर रहा है। उस आदमी का नाम था जेफ बेजोस। और ये कोई आम रोड ट्रिप नहीं थी। नहीं, ये एक सपने का पीछा था। ये बिजनेस एक छोटे से गैराज में शुरू हुआ, कोई टीम नहीं, कोई निवेशक नहीं, और सफलता की तो दूर दूर तक कोई गारंटी नहीं थी। और आज वही बिजनेस अमेज़न दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक है। तो सवाल यही उठता है कि एक गैराज से शुरू हुई ये कंपनी दुनिया पर राज करने वाली ताकत आखिर बनी कैसे? छिपे पैटर्न को समझना, मतलब उस सोच को, उन सिद्धांतों को समझना। एग्जैक्टली। उस अनुशासन की परतों को खोलना जिसने अमेज़न को बनाया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति का दिमाग वो कैसे काम करता है जिसने ये सब बनाया। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अमेज़न से भी पहले जेफ बेजोस के बचपन से। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक असाधारण रूप से जिज्ञासु बच्चा था। मतलब वो अपने खिलौनों से खेलता नहीं था, उन्हें पेचकस से खोलकर देखता था कि वे अंदर से कैसे काम करते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि उसने अपने भाई बहनों को अपने कमरे से दूर रखने के लिए एक घर का बना अलार्म सिस्टम भी तैयार कर लिया था। हाँ, और ये सिर्फ शहरी जिज्ञासा नहीं थी। उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियां वो टेक्सास में अपने दादा दादी के खेत पर बिताता था। ओके। और वहीं से उसने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा जो बाद में अमेज़न की कल्चर का हिस्सा बना। कड़ी मेहनत कोई विकल्प नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। समस्याओं को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि अपने हाथों से उन्हें सुलझाना। सही बात है। ये बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ ये प्रैक्टिकल नॉलेज थी और दूसरी तरफ उसकी पढ़ाई। बिल्कुल। उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। लेकिन जो बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी वो सिर्फ उसकी डिग्री नहीं थी। तो फिर क्या था? स्रोतों में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पॉलीमॉर्फिक थिंकिंग। पॉलीमॉर्फिक थिंकिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ही समय में कई अलग-अलग असंबद्ध क्षेत्रों में गहरी रुचि और समझ रखना। मतलब वो अंतरिक्ष, भौतिकी, कंप्यूटर और व्यवसाय, इन सब दुनियाओं में एक साथ रहता था। और अंतरिक्ष का सपना तो उसका बचपन से था, है ना? हाँ, उसने अपने स्कूल में एक बार कहा था कि वो अंतरिक्ष कॉलोनियां बनाना चाहता है ताकि इंसानों को बचाया जा सके। हाँ, तब लोग उस पर हंसे थे। लेकिन आज जब हम ब्लू ओरिजिन को देखते हैं तो एहसास होता है कि वो उस सपने को पिछले 40 सालों से अपने अंदर लिए चल रहा था। ये उसकी अविश्वसनीय रूप से लंबी सोच का शायद पहला संकेत था। बिल्कुल। ठीक है, तो प्रिंसटन के बाद वो वॉल स्ट्रीट गया, डी.ई. शॉ नाम के एक बड़े हेज फंड में, और वहां भी वो एक स्टार था। बहुत तेजी से तरक्की की। हाँ, और कंपनी के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट में से एक बन गया। मतलब जिंदगी एकदम सेट थी, मोटी तनख्वाह, सुरक्षित भविष्य। ऐसा लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी उसने एक आंकड़ा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। वो इंटरनेट वाला आंकड़ा? हाँ, उसने पढ़ा कि इंटरनेट का उपयोग प्रति वर्ष 2300% की दर से बढ़ रहा था। ये कोई सामान्य वृद्धि नहीं थी, ये एक विस्फोट था। और बेजोस ने महसूस किया कि ये एक ऐसी लहर है जो इतिहास में एक बार आती है, और वो इस लहर को किनारे पर खड़े होकर नहीं देख सकता था। यहीं पर उन्होंने वो मशहूर फैसला लिया। लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा, एक सुरक्षित, आरामदायक नौकरी को एक अनजाने आइडिया के लिए छोड़ना। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर उसके सबसे शक्तिशाली मेंटल मॉडल्स में से एक का जन्म होता है, जिसे हमारे स्रोत रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। हाँ, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, मतलब अफसोस को कम करने का तरीका। सही। ये फैसला लेने के लिए उसने भविष्य में जाकर खुद की कल्पना की। उसने खुद से पूछा। क्या पूछा? जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा और अपनी जिंदगी को पलटकर देखूंगा तो मुझे किस बात का ज्यादा अफसोस होगा, इस सुरक्षित नौकरी को छोड़ने का या इस इंटरनेट वाली क्रांति का हिस्सा न बनने का? वाह, ये सोचने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है ना? और उस सवाल का जवाब उसके लिए बिल्कुल साफ था कि उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता कि उसने कोशिश ही नहीं की। एग्जैक्टली। असफल होने का अफसोस कोशिश न करने के अफसोस से कहीं छोटा था। और इसी एक विचार ने उसे अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ने,
न्यूयॉर्क छोड़ने और सिएटल जाकर एक गैरेज में अपनी कंपनी शुरू करने की हिम्मत दी। और फिर अमेज़न की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों की तस्वीरें बहुत मशहूर हैं। सिएटल का एक गैरेज जिसमें कंप्यूटर रखे हैं और मेज़ें पुराने दरवाजों से बनी हैं। हाँ, क्योंकि नई मेज़ें खरीदने के पैसे नहीं थे। उनका एक ही नारा था, गेट बिग फास्ट, जल्दी से बड़े बनो। और ये डोर डेस्क सिर्फ पैसे बचाने का एक तरीका नहीं था, ये एक संस्कृति का एक प्रतीक बन गया। क्या मतलब? ये याद दिलाने का एक तरीका था कि कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसे हमेशा एक स्टार्टअप की तरह सोचना चाहिए। ये कल्चर कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसे जानबूझकर 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर बनाया गया था। तो उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी है ग्राहक का जुनून, कस्टमर ऑब्सेशन है। बेजोस का मानना था कि अगर आप अपने प्रतियोगियों को देखकर काम करते हैं तो आप हमेशा बस रिएक्शन देते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने ग्राहक को देखकर काम करते तो हैं आप हमेशा कुछ नया बना सकते हैं। और वो खाली कुर्सी वाली बात तो बहुत फेमस है ना? हाँ बिल्कुल, हर बड़ी बैठक में एक कुर्सी हमेशा खाली रखी जाती है। और वो कुर्सी ग्राहक की होती है। वो कुर्सी ग्राहक का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे कमरे में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। यह एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है यह याद दिलाने का कि हर फैसला उस खाली कुर्सी को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत? लंबी अवधि की सोच, थिंक लॉन्ग टर्म। ये शायद अमेज़न को बाकी कंपनियों से सबसे ज्यादा अलग करता है। कैसे? देखिए, वॉल स्ट्रीट तो हर 3 महीने में नतीजों की मांग करता है, तिमाही नतीजों का दबाव। हाँ, लेकिन बेजोस हमेशा 5, 7 या 10 साल आगे की सोचते थे। वो आज के मुनाफे को कल के बड़े बाजार हिस्सेदारी के लिए कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। जब निवेशक और मीडिया हर तिमाही में दबाव डाल रहे हों तो कोई कंपनी इस पर टिकी कैसे रहती है? ये इच्छा शक्ति और अनुशासन का सवाल है। बेजोस ने अपने शेयर होल्डर्स को पहले दिन से ही ये साफ कर दिया था कि वे एक लंबी अवधि की कंपनी बना रहे हैं। मतलब अगर आपको जल्दी मुनाफा चाहिए तो आप गलत स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। इस स्पष्टता ने उन्हें शॉर्ट टर्म दबाव से बचाया। और एक और सिद्धांत है, मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी। वो डोर डेस्क वाला सिद्धांत? हाँ, कम संसाधनों में ज्यादा काम करना। फिजूल खर्ची को अमेज़न में एक पाप की तरह देखा जाता है। और एक सिद्धांत इसका जिक्र हमेशा होता है, डे 1 फिलॉसफी। इसका क्या मतलब है? डे 1 का मतलब है कि हर दिन कंपनी का पहला दिन है। हमेशा एक स्टार्टअप की तरह सोचना? बिल्कुल। जिस दिन आप ये सोचने लगते हैं कि आज डे 2 है, उसी दिन से ठहराव, ब्यूरोक्रेसी और पतन की शुरुआत हो जाती है। डे 1 का मतलब है हमेशा बेचैन रहना, हमेशा प्रयोग करते रहना। लेकिन ये यात्रा सीधी नहीं थी। साल 2000 में .com का बुलबुला फूटा और सैकड़ों इंटरनेट कंपनियां रातों रात गायब हो गईं। अमेज़न भी इस तूफान की चपेट में आया, बुरी तरह से। हाँ, अमेज़न का स्टॉक $90 से गिरकर सिर्फ $6 पर आ गया था। सिर्फ $6? मीडिया ने उन्हें Amazon.bomb कहना शुरू कर दिया। विश्लेषकों ने घोषणा कर दी कि बेजोस का खेल खत्म हो गया है। उस समय बेजोस ने क्या किया? वो शांत रहे। उन्होंने अपने घबराए हुए कर्मचारियों को एक मीटिंग में बुलाया और कहा, देखो, स्टॉक की कीमत कंपनी नहीं होती, कंपनी हमारे ग्राहक होते हैं, हमारा नेटवर्क होता है, हमारी टीम होती है। हम अभी भी शुरुआती दौर में हैं, मेरे साथ बने रहो। और उस संकट ने अमेज़न की संस्कृति को और भी मजबूत बना दिया। हाँ, उस अनुभव ने उन्हें और साहसी और सोचे समझे जोखिम लेने के लिए तैयार किया। और इसके बाद उन्होंने कुछ बहुत बड़े दाव खेले, जैसे अमेज़न प्राइम। 2005 में अमेज़न प्राइम, मतलब मुफ्त और तेज शिपिंग के लिए सालाना फीस, उस समय ये एक आत्मघाती विचार लग रहा था। विश्लेषकों ने कहा था कि ये अमेज़न को दिवालिया कर देगा। हाँ, कि इससे अरबों का नुकसान होगा, लेकिन वे एक साधारण इंसानी मनोविज्ञान को नजरअंदाज कर रहे थे। वो क्या था? कि एक बार जब लोगों को गति और सुविधा की आदत पड़ जाती है, तो वे उसके बिना नहीं रह सकते। प्राइम ने ग्राहकों की वफादारी को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आया अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS। ये तो और भी अजीब था। एक ऑनलाइन किताबें बेचने वाली कंपनी अचानक दूसरी कंपनी को सर्विस स्पेस क्यों बेचने लगी? AWS का जीनियस सिर्फ क्लाउड बनाना नहीं था। असली जीनियस ये महसूस करना था कि जो विशाल और कुशल तकनीकी ढांचा उन्होंने अपने रिटेल ऑपरेशन को चलाने के लिए बनाया था, वो खुद एक उत्पाद था। एग्जैक्टली। उन्होंने अनिवार्य रूप से अपनी सबसे बड़ी लागत को अपने सबसे बड़े लाभ केंद्र में बदल दिया। ये तो एक क्रांतिकारी सोच थी। बिल्कुल। आज AWS Amazon के पूरे रिटेल कारोबार से ज्यादा मुनाफा कमाता है। किंडल के बारे में भी यही कहा जा सकता है। एक कंपनी जो कागज की किताबें बेचकर बड़ी हुई, वो खुद ही ई-रीडर ले आई,
जो उसके अपने मुख्य व्यवसाय को खत्म कर सकता था। और ये लंबी अवधि की सोच का सबसे अच्छा उदाहरण है। बेजोस जानते थे कि अगर वे अपने व्यवसाय को खुद नहीं बदलेंगे तो कोई और बदल देगा। हाँ, उन्होंने भविष्य पर कब्जा करने के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगा दिया। ठीक है, तो अब तक हमने सफलता की कहानी सुनी, सिद्धांतों की, बड़ी सोच की, लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है ना? नहीं होती। हमारे स्रोतों में कुछ विवादों का भी जिक्र है। चलिए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। हाँ, और ये जरूरी है। स्रोतों में अमेज़न के वेयरहाउस में काम करने की स्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। काम की गति को लेकर अत्यधिक दबाव। हाँ, और यूनियन बनाने की कोशिशों को दबाने के आरोप लगे हैं। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ अमेज़न का ग्राहक जुनून है जो हमें 2 दिन में डिलीवरी देता है, लेकिन क्या उसी जुनून की कीमत वेयरहाउस के कर्मचारी चुकाते हैं? स्रोत इसी सवाल को उठाते हैं। इसके अलावा बाजार पर हावी होने के आरोप भी हैं। हाँ, कि वो छोटे व्यवसायों को खत्म कर रहे हैं और फिर एलेक्सा जैसे उपकरणों द्वारा डेटा इकट्ठा करने से जुड़ी गोपनीयता की चिंताएं भी हैं। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये बताना है कि ये आलोचनाएं भी बेजोस की विरासत का एक हिस्सा है। और ये हमें बेजोस की नेतृत्व शैली पर लाता है। उन्हें अक्सर एक बहुत ही सख्त और मांग करने वाले लीडर के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें कठोर और डराने वाला भी कहा गया है। बैठकों में उनका एक प्रसिद्ध सवाल होता था, क्या ये सच में सच है? हाँ, क्या तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए डेटा है? अगर किसी के जवाब के पीछे डेटा नहीं होता तो उस आइडिया को तुरंत खारिज कर दिया जाता था। वो राय पर नहीं, तथ्यों पर चलते थे। और बैठकों में पावर पॉइंट पर प्रतिबंध लगाने का नियम भी बहुत मशहूर है। हाँ, अमेज़न में कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता। किसी भी नए आइडिया को पेश करने से पहले आपको 6 पेज का एक विस्तृत मेमो लिखना होता है। और मीटिंग की शुरुआत में सब उसे चुपचाप पढ़ते हैं। हाँ, 15-20 मिनट तक। फिर चर्चा शुरू होती है। इसके पीछे का तर्क ये था कि लेखन स्पष्ट सोच को उजागर करता है। बुलेट पॉइंट्स के पीछे छिपना आसान है। बिल्कुल, लेकिन एक सुसंगत तर्क लिखना मुश्किल है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। तो जेफ बेजोस की इस पूरी यात्रा को अगर हम समेटें तो मुख्य सबक क्या है? मुझे लगता है कि कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, अल्पकालिक आराम के बजाय एक अटल दीर्घकालिक दृष्टि का पालन करना। दूसरा, डेटा और अंतर्ज्ञान के मिश्रण से भविष्य के रुझानों पर दूसरों के देखने से पहले ही दांव लगाना। और तीसरा, लगातार प्रयोग करने और असफल होने से न डरने की हिम्मत रखना। बेजोस का मानना था कि अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप मर रहे हैं। स्रोतों में एक बात बहुत खूबसूरती से कही गई है। इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार और कंपनियां बड़े बड़े बोर्ड रूम में नहीं बल्कि छोटे कमरों, गैरेजों और साहस के शांत क्षणों में शुरू हुई हैं। बिल्कुल, बेजोस की कहानी हमें यही याद दिलाती है। उन्होंने अमेज़न इसलिए नहीं बनाया कि वो भाग्यशाली थे, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि वो अनुशासित सोच और असाधारण लंबी दृष्टि में विश्वास करते थे। और उस दृष्टि पर बिना डरे काम करने का साहस रखते थे। ये कहानी हमें एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ जाती है। क्या है वो सवाल? सवाल ये है, ऐसी कौन सी बड़ी सोच है जिसे हम या हमारे आसपास के लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल या डरावनी लगती है? ऐसा कौन सा भविष्य बनाया जा सकता है अगर उसे आज इसी पल शुरू करने की हिम्मत की जाए?